हवेली है बारूद खाना हवेली, मैं चाहती हूँ कि मुख्तसरन इसकी कोई हिस्ट्री। जो हमारी हवेली थी वहाँ वो हमसे एक्वायर करके तो उसकी जगह हमें ये दे दी। तो इसके दो हिस्से थे, जहाँ आप बैठी हुई हैं इस वक्त ये जनान खाना था और अपोजिट जहाँ अब पार्किंग सी बनी हुई है ये मर्दान खाना था। शाहिर अली बग्गे वो आपके बहुत पसंदीदा हैं। शाहिर अली बग्गा को विरसे की जो सारे प्रोग्राम हैं 95% वो बग्गे ने ही उनकी सारी साउंड अरेंजमेंट भी की है। ही इज़ वेरी टैलेंटेड इन ही इज़ अ ग्रेट कंपोजर, ही इज़ अ ग्रेट म्यूजिक अरेंजर एंड नाउ ही इज सिंगिंग आल्सो। एंड इकबाल के लिए कोई यादगार लम्हे एकदम बग्गे से इकबाल, वाह वाह। इलामा साहब के अशार जो हैं, मैंने क्या कहने हैं, आजकल तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली एंड आई एम वेरी सरप्राइज कि ये एकदम वो अशार जो हैं आजकल के जो हालात हैं, जिस तरह ईरान में जो हो रहा है, इसराइल जो कर रहा है, गज़ा में जो हो रहा है, ये सारा कुछ जो है ये इकबाल अलामा साहब ने बहुत पहले इसका जिक्र किया था। हमारी जो वेरियस हुकूमतें आई हैं उन्होंने इकबाल को दूर ही रखा है, क्योंकि इकबाल के ख़यालात जो हैं वो बड़े रेवोल्यूशनरी हैं, वो सूट नहीं करते। अयूब खान के ज़माने में तो अलामा साहब का बहुत सारा कलाम जो था उसको बैन किया गया था। जावेद अख्तर, और उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान जाने की बजाय ये ज़्यादा बेहतर महसूस करूँगा कि मैं जहन्नुम में चला जाऊँ। लोगों में काफ़ी एक बिल्कुल इस बात को गुस्सा आया और पसंद नहीं किया कि उस तरह भाई आप वैसे ही चुप रहे। और भी तो आर्टिस्ट हैं और भी हाँ। तो मुसलमान हैं वहाँ, वो खामोश रहते हैं, कोई बात नहीं करते या इस तरह की कम से कम डेरोगेटरी बात नहीं करते। मुसलमानों पे नहीं, हमें उनके साथ क्या रवैया रखना चाहिए नेक्स्ट? टिट फॉर टैट, बिल्कुल, क्या मतलब उधर ही रहेंगे। हम उनसे कहते हैं कि हम हमारे साथ बात करनी बराबरी पे करो। इंडिया वालों ने एक मूवी नेटफ्लिक्स पे बनाई गई, इतनी रियल नहीं थी जो 1920s में हुआ था। इतनी रियल नहीं, वो बिल्कुल ही रियल नहीं। उसकी कहानी में 0% भी जो है ना वो सच्चाई नहीं थी। खान साहब के हवाले से खबरें बहुत गर्दिश की कि खान साहब ने भी और आपने भी बहुत सी लड़कियों के दिल तोड़े थे। ऐसा तो था, तो कुछ आप शेयर करना। आजकल की लड़कियों के दिल नहीं टूटते वो खुद तोड़ती हैं दिल। यानी कि आजकल की लड़कियां जो है वो खुद दिल तोड़ देती हैं। खान साहब ने इतनी लड़कियों के दिल क्यों तोड़े? आप लोग फिर कहते हैं कि लड़कियां खान साहब के पीछे। ये आप उनसे पूछिएगा। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग फ्रंट फुट पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट खुशबू अफजाल। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट के हमारे गेस्ट हैं यूसुफ सलाउद्दीन, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आइए अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम खुशबू, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपने अपनी इतनी कीमती ज़िंदगी में से हमें वक्त दिया। अच्छा, ये बताएं आजकल क्या चल रहा है, क्या रूटीन है, किस तरह से लाइफ स्पेंड कर रहे हैं? बड़ी पुरसकून और इजी और बस क्या कहते हैं, मेरा एक नॉर्मल एक रूटीन होती है। जिम ज़रूर जाना होता है रोज़, वो लाजमी होता है। फिर यह है कि लंच मैं बच्चों के साथ उनकी तरफ करता हूँ, फिर रात का खाना अपनी वालदा के साथ मैं करता हूँ और बीच में जिम आ जाता है। और फिर कोई और एक्टिविटी हो, कोई सोशल कोई एक्टिविटी, वैसे मैं कम ही, आजकल वैसे भी गर्मी है तो मैं, क्योंकि मुझे वैसे लाहौर से ज़्यादा देर दूर रहना पसंद नहीं, मैं कम ही निकलता हूँ। अच्छा, विरसा प्रोग्राम आप कर रहे थे, एकदम बीच में ब्रेक आ गया है, आपके फैंस कहते हैं कि जल्दी से आप दोबारा से हमें स्क्रीन्स पे नज़र आएँ पीटीवी की और विरसा प्रोग्राम करते नज़र आएँ। नहीं, बिल्कुल, अभी हमने बीच में बिल्कुल गैप आया है कोई साल 1.5 साल का, और उसके बाद अब ये दोबारा हमने इस साल शुरू किया और 3 प्रोग्राम, एक राहत फ़तेह अली ख़ान साहब के साथ एक एल्बम हमने नई लॉन्च की कवाली की, फिर एक शाहिर अली बग्गा के साथ और अफशां फ़वाद के साथ एक प्रोग्राम किया, एक इबादत रमीज़ के साथ एक ट्रेडिशनल द फॉरगॉटन ग्रेट्स अगेन हमने ये किया। और इंशाल्लाह, क्योंकि गर्मियों में, क्योंकि ये होता बाहर, मेरे जो हवेली है उसके जो कोर्टयार्ड है उसमें होता है, तो अब इन गर्मियों में तो हम नहीं कर सकते, हम कभी भी नहीं किया। हम सारे जितने प्रोग्राम करते हैं, ज़्यादा मैं नहीं प्रोग्राम मैं नहीं बनाता, साल में 3 या 4 या 5, हद 6 बन गए, उससे ज़्यादा नहीं। यानी कि गर्मियों में आप विरसा प्रोग्राम नहीं करते, घर पे स्पेंड करते हैं फैमिली मदर के साथ?
वो तो मैं सारा साल ही करता हूँ, सारा साल ही मेरी रोज़ की रूटीन है, लेकिन बीच में प्रोग्राम्स की मैं बात कर रहा हूँ कि वो हम शूट करते हैं जब मौसम बेहतर हो, क्योंकि ऑडियंस भी होती है। तो इस गर्मी में तो कोई भी किसी को बुलाना, और सिंगर का भी बुरा हाल, और जो बेचारी ऑडियंस है उनका भी सही है। जहाँ पे हमने सिंगिंग की बात की, वहाँ पे मैं चाहूँगी आप बताएं कि आजकल हमारे सिंगर्स में सबसे अच्छा सिंग कौन कर रहे हैं, या कदर बेहतर गा रहा है या गा रही है? सारे ही ठीक हैं, मतलब जिसकी रोज़ी रोटी लगी हुई है और अल्लाह उसको वो रोज़ी दे रहा है, तो वो ठीक है यार। आई थिंक अगर कोई बहुत ही, अब मेरा मतलब है, मैं क्या कहूँ, ऐसे ऐसे सिंगर भी जो हैं जो अपने आप को सिंगर कहते हैं, वो भी, उनको भी अल्लाह ताला रोज़ी रोटी दे रहा है। साहिर अली बग्गा आपके प्रोग्राम विरसा में बहुत दिखाई देते हैं, क्या इसको इस तरह से समझा जाए कि वो आपके बहुत पसंदीदा हैं? देखें, जब हमने विरसा शुरू किया था ना, तो साहिर अली बग्गा के साथ मेरा जो इंटरेक्शन हुआ, मैंने उसको देखा, वो हमारे अपने शहरदार ही है, यहाँ करीब ही इनकी भाटी में इनकी जो ख़ानदानी हवेली है, जहाँ इनके सारे बुज़ुर्ग भी रहते हैं ये। लेकिन मैंने इसको बड़ा टैलेंटेड, मैंने इसको इंट्रोड्यूस आपने करवाया था ना साहिर अली बग्गा को? साहिर अली बग्गा को विरसे की जो सारे प्रोग्राम हैं 95% वो बग्गे ने ही उनकी सारी साउंड अरेंजमेंट भी की है, और सारा मेरा मतलब है कि खुद गाना भी बग्गे ने विरसे से ही शुरू किया। ठीक है, मैंने ही उसको इनकरेज किया कि ही मस्ट सिंग ऑल्सो, and he is very talented he's a great composer, he's a great music arranger, and now he's singing also and done a very good job at singing. इकबाल के लिए कोई यादगार लम्हा अगर आपको याद हो, आप हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हो, उनका एकदम बग्गे से इकबाल, वाह वाह। इलामा साहब के अशार जो हैं, मैंने क्या कहने हैं, आजकल तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे जो सारा कलाम अलामा साहब का ज़िया मोहुद्दीन ने जो पढ़ा है, उसके ऊपर बहुत से वीडियोस टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्स्टेंटली, एंड आई एम वेरी सरप्राइज कि ये एक लोगों को ज़रूरत महसूस हुई है, और लोग ये वो अशार जो हैं आजकल के जो हालात हैं उनके ऊपर उनका जो बना रहे हैं वीडियोस, जिस तरह ईरान में जो हो रहा है, इसराइल जो कर रहा है, गज़ा में जो हो रहा है, ये सारा कुछ जो है, ये इकबाल अलामा साहब ने बहुत पहले इसका जिक्र किया था, उस ज़माने में, कि जबकि अभी इसराइल जो था ये बना भी नहीं था, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये और मैं भी उनको ज़रूर उन जो स्टेटस हैं, कुछ हमारी अपनी जो मेरे भाई जिस इंस्टीट्यूशन को चलाते हैं, दबिस्तान इकबाल, वो भी इसी किस्म का काम नहीं, क्योंकि अब हर चीज़ जो मीडिया के ऊपर है, एवरीथिंग इज़ ऑन द, टेलीविज़न जो है लोग शायद कम देखते हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता टीवी शायद ख़त्म भी हो जाए, जिस तरह आप पॉडकास्ट कर रही हैं, ठीक है, देखो ज़रूरी नहीं है कि ये टीवी पे ही चलेगा तो लोग देखेंगे, बिल्कुल डिजिटल हो गया है, डिजिटल हर चीज़ डिजिटल हो गई, हर बंदे के पास अपना फ़ोन है, उस पर जब मर्जी चाहे वो देख ले। तो ये अच्छी खुश आइन बात है कि जो आजकल का जो नौजवान है पाकिस्तानी, और उसने ये रियलाइज़ किया है कि इकबाल की तो कदर जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ईरान में है, टर्की, ईरान में तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, वो तो इकबाल को अपना ही समझते हैं, और टर्की में और बाकी सारा जितना सेंट्रल एशिया है, ख़ास तौर पे वो ममालिक जहाँ फ़ारसी जो है ज़बान जो बोली जाती है, क्योंकि अलामा साहब का 70% कलाम तो है ही फ़ारसी, तो विच इज़ गुड, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हालांकि हमारी जो वेरियस हुकूमतें आई हैं उन्होंने इकबाल को दूर ही रखा है, क्योंकि इकबाल के ख़यालात जो हैं वो बड़े रेवोल्यूशनरी हैं, वो सूट नहीं करते हाथ। अयूब खान के ज़माने में तो अलामा साहब का बहुत सारा कलाम जो था उसको बैन किया गया था कि भाई रेडियो और टीवी पे उसको नहीं चलाना, बिल्कुल इतना ये नहीं करते थे। अब ये तो किसी की जो है, ये तो लोगों की अपने दिलों की चीज़ निकल रही है ना, तो जो जितनी वो बनेगी उतनी ही लोगों को इकबाल की या इकबालियात की या उनकी जो फ़िलासफ़ी है या उनकी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी या उनकी सोच की समझ आएगी, और ख़ास तौर पे आपका जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो इससे मुस्तफ़ीद होगा। कोई शेर, कोई अशार? तो अलामा साहब के बहुत ही हैं, ख़ास तौर अब चलें, हम आप कह रही हैं तो मैं वो सुना देता हूँ।
कोई ना कोई चीज़। ये नौजवानों के लिए तो ख़ास तौर पे अल्लामा साहब ने जो नज़म लिखी यस थी, प्लीज़। दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना में सुबह शाम पैदा कर, और मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। क्या बात। तो ये सारे एक पूरी नज़म थी जो उन्होंने, जब डॉक्टर जवेद इकबाल साहब ने उनको एक ख़त लिखा था जब वो लंदन में थे कि मेरे लिए ग्रामाफोन ले आए, तो ग्रामाफोन तो नहीं लेके आए ये नज़म उनको भेज दी। ठीक ठीक। अच्छा सर, आगे चलते हैं और कुछ बात करते हैं सोशल मीडिया के हवाले से। जैसे कि आपने कहा कि हर चीज़ जो है वो डिजिटल पे आ गई है और लोग टीवी को बहुत कम देख रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि जो नौजवान है वो इस प्लेटफॉर्म को कितना बेहतर तरीके से मज़ीद इस्तेमाल कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं? देखें, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी तरबियत, आपकी एजुकेशन आपकी क्या है, मुल्क के हालात क्या हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हुए हैं या कितने जाहिल हैं। मतलब कि ये भी तो आप देखें ना, आप एक जाहिल आदमी के हाथ पे सोशल मीडिया आ जाए तो वो हो सकता है कि उसका कोई और इस्तेमाल करे। लेकिन मैं पर्सनली आपको ये बताता हूँ कि मैं आई सी अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया में देखता हूँ। सबसे मुझे इंटरेस्टिंग बात जो लगती है कि पाकिस्तान के और बाकी दुनिया के जो रूरल एरियाज़ हैं उनकी जो क्या कहते हैं स्टेटस आते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। आप साउथ पंजाब के देखें, सिंध के देखें, बलूचिस्तान के देखें, वहाँ के पकवान, वहाँ के लिबास, वहाँ की बातें, ये बहुत मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑफ कोर्स हिस्ट्री के ऊपर कुछ इस तरह के हैं जो इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर, वो अब क्योंकि AI आ गया है, और अल्लामा साहब के तो बहुत ही AI की वीडियोस बने हैं बिल्कुल, और अच्छे भी लगते हैं, और कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के भी। तो ये चीज़ें पॉजिटिव अगर आप जाएंगे, अगर आप नेगेटिव में जाएंगे तो आप जो मर्जी पोर्नोग्राफी देख लें, गंद देख लें, सब कुछ देख लें, लेकिन वो एक सिक माइंड का प्रोडक्ट होता है। ठीक है। अच्छा, जैसे कि अभी आपने इकबाल की बात की और यंगस्टर्स की बात की, वहाँ पे मैं जानना चाहूँगी आपसे कि अभी रिसेंटली पाक भारत जंग थी, जहाँ पर एक साहब हैं जावेद अख्तर, और उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान जाने की बजाय ये ज़्यादा बेहतर महसूस करूँगा कि मैं जहन्नुम में चला जाऊँ। तो ये जो उनकी बड़ी कंट्रोवर्सी वाली स्टेटमेंट थी, इस पे आपका क्या रद्द-ए-अमल है? देखें, एक तो वहाँ जो मुसलमान रह रहे हैं वो हमेशा प्रेशर में ही रहते हैं, उनको हर वक्त ही प्रूव करना पड़ता है कि हम वफादार हैं हिंदुस्तान के। तो आई मीन ही कुड हैव अवॉइडेड सेइंग दिस ऑल्सो। इतना पाकिस्तान में जावेद का आना जाना है, लोग उसको प्यार भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन इस बात के बाद लोगों में काफ़ी एक बिल्कुल इस बात को गुस्सा आया और पसंद नहीं किया कि इस तरह भाई आप वैसे ही चुप रहें, और भी तो आर्टिस्ट हैं, और भी तो मुसलमान हैं वहाँ, वो खामोश रहते हैं, कोई बात नहीं करते, या अपनी इस तरह की कम से कम डेरोगेटरी बात नहीं करते। लेकिन जब फैज़ के फेस्टिवल होते हैं लाहौर में, हम देखते हैं हमारे ही फ़नकार उनके कदमों में बैठे होते हैं और उनको न जाने क्या बना देते हैं। तो ये जो हम लोगों का रवैया है, नेक्स्ट इस तरह के इवेंट्स में उनके साथ रखना चाहिए, जिस तरह की स्टेटमेंट उन्होंने बोल दी है इंटरनेशनल लेवल पे। देखें, प्यार जो है और जो अफेक्शन है वो तो होनी चाहिए, ठीक है। इस स्टेटमेंट के बाद भी नहीं, इस स्टेटमेंट के बाद तो बिल्कुल ही नहीं। मैं वैसे जनरल जस्टिफाई नहीं है, हाँ, कि कोई ये इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरे बहुत से दोस्त हैं जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तानी हैं, और बहुत से मुसलमान हैं, बहुत से हिंदू भी हैं, सिख बहुत सारे हैं, तो अब उनको हमें प्यार से, मोहब्बत से, अब मेरे यहाँ भी जावेद अख्तर साहब कई दफ़ा आए, शबाना जी भी आई हुई हैं यहाँ, और लेकिन अब ये जो उन्होंने बात की है, ये एक नो डाउट कि ये लोग अंडर प्रेशर रहते हैं और इनको अपनी हर वक्त अपनी लॉयल्टी जो है वो प्रूव करनी पड़ती है, और ख़ास तौर पे ये मोदी के दौर में तो वहाँ मुसलमानों पे काफ़ी, मेरा मतलब है कि हम मुसलमानों पे नहीं, सिर्फ हमें उनके साथ क्या रवैया रखना चाहिए नेक्स्ट, टिट फॉर टैट, बिल्कुल, क्या मतलब हम उनसे कहते हैं कि हमारे साथ बात करनी बराबरी पे करो, वो कहते हैं नहीं हम सुपीरियर हैं तुम इन्फीरियर हो, तो हम तो इस बात पे एग्री नहीं करते, ठीक है तो ना, हमें करना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान मत आएंगे जहन्नुम में ही जाएं आप, ही सेड ना, तो टिट फॉर टैट। अच्छा सर, अभी रिसेंटली एक मूवी आई है माहिरा खान की और हुमायूं सईद की, लव गुरु के नाम से,
जिसको एक सोशल मीडिया एक बंदे हैं उमर आदिल, जो कि हमेशा कंट्रोवर्सीज़ में रहते हैं, उनकी जानिब से बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया और ख़ास तौर पे माहिरा खान और हुमायूं की जो एज है उनको लेकर इन्होंने बहुत तनकीद की और बहुत नश्तर चलाए। तो क्या समझते हैं कि ये जो रवैया है हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री के स्टार्स के साथ, ये उनको करना चाहिए था? ये सारी दुनिया में लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, लोग अच्छा भी समझते हैं। तो अब मैंने तो खैर अभी वो फिल्म देखी नहीं, तो इसलिए मुझे लेकिन इल्म सर नहीं किसी है कि वो फीमेल क्या या है। मेल स्टार की एज को मैंने criticize करना। एक्चुअली कोई ये इंटरव्यू देखा नहीं है। जिसका स्टेटमेंट आई है ना जिक्र कर रही उनकी, इसलिए मैं statement, या आपसे मैंने पूछ रही नहीं हूँ कि देखी। आपकी क्या राय है? मैंने नहीं देखी वो स्टेटमेंट। मैं स्टेटमेंट देखूंगा तो आई डोंट नो कि क्यों उन्होंने ये बात की है, किस लिए करनी की। चाहिए थी उनको ऐसे? एक जेन्युइन किसी ने क्रिटिसाइज़ किया है तो फिर ये उसकी अपनी सोच है, तो उसको आप नहीं कह सकते कि भाई आपने क्यों ये बात की। हाँ, अगर कोई किसी को गाली दे रहा है या किसी के साथ बहुत ही बदतमीज़ी वाली बात कर रहा है तो वो बुरी बात है। आई डोंट नो उन्होंने क्या कहा है। सर जैसे कि आपने कहा ना कि आप पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करोगे, जहाँ पे पहले ही पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री बैठ चुकी है, मूवीज़ बन नहीं रही, हम सार्फिन को अपने उनके घरों से निकाल नहीं पा रहे कि आके मूवीज़ देखो, हमारी दोबारा से इंडस्ट्री रिवाइव करे, वहाँ पर इस तरह की नेगेटिविटी आई थिंक सो। आप सीनियर हैं, आप ज़्यादा आई मुझे बता सकते डोंट हैं। एग्री विद यू खुशबू। देखो, अब आप कह रहे हैं लोगों घरों से बाहर नहीं निकलते। अब कोई फिल्म, अब एक नहीं बल्कि दो फिल्में, अगर आप फिल्म का जिक्र कर रही हैं तो दीमक भी एक फ़िल्म आई है जिसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और वो इसके बारे में कह रहे हैं कि हालांकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये फिल्म इतना अच्छा हाँ, ज़्यादा अच्छा उसका लेकिन वो अपने रिजल्ट रहा है। रिजल्ट से क्या कहते हैं वो कर रही है। अब एक क्रिटिसिज्म आती, मैंने भी एक दो जगह कहीं पढ़ा कि जी ये फ़लाँ इंडियन की कॉपी है और ये फ़लाँ गाना जो था वैसे, तो ये चीज़ें चलती हैं, राइट। सबसे बड़ी बात यह कि फ़िल्म है, फ़िल्म चल रही है और फिल्म पैसा बना रही है। ठीक हो गया। फिल्म पैसा बनाएगी, इंडस्ट्री चलेगी। अच्छा सर, ये जो आपकी हवेली है, बारूद खाना हवेली, मैं चाहती हूँ कि मुख्तसरन इसकी कोई हिस्ट्री हमारे साथ, जो ऑडियंस हमारी ये पॉडकास्ट देख रही है तो उन तक भी पहुँच जाए। ये जो हवेली है, ये रंजीत सिंह के ज़माने में जो उसका मिलिट्री कमांडर था, आप कह सकते हैं, जो लाहौर का कोर्ट, लाहौर शहर का, ये उस रंजीत सिंह के ज़माने में दो डिफेंस होते थे, दफ़ा की आपकी लाइन, एक किले का दफ़ा और एक शहर का दफ़ा। जो लाहौर शहर के जो मिलिट्री कमांडर थे उनका ये रेजिडेंस भी था और साथ ये सारा मुल्क का जो इसका एरिया, इसमें उनके ऑफिसेस और क्या कहते हैं बारूद खाने से तो आपको पता ही है कि सारा आर्सेनल था यहाँ, असला, बारूद, बंदूकें, तोपें, घोड़े, जो भी असला दरकार होता था वो उसकी सुपरविज़न में इसी जगह था सारा कुछ। तो ये फिर हमारी फैमिली के पास आई है अंग्रेज़ों के ज़माने में। अंग्रेज़ों के ज़माने में हमारा जो पहला जो हवेली थी वो जहाँ अब पानी वाला तालाब है वहाँ थी। तो वो क्योंकि सबसे ऊंची जगह थी शहर की और वहाँ अंग्रेज़ों ने वाटर वर्क्स बनाने थे, जो आज भी हमारा पानी, आप सोच नहीं सकती कि जितना अच्छा पानी अंदरून शहर का है, सारे लाहौर का ऐसा पानी नहीं है। मैं वही पानी पीता हूँ। आई ड्रिंक, मैं बॉटल वाटर मैं नहीं पीता, मुझे बोलकर उसका टेस्ट ही पसंद नहीं। नेचुरल है और मैंने उसको चेक भी करवाया और वो कहते हैं कि ये जो आपका जो पानी आपको मिलता है बॉटल, उससे ये बेहतर है। ठीक है, मैंने सिर्फ ये किया हुआ कि एक छोटा सा एक जो फ़िल्टर होता है छोटा वाला जो घरों में, वो उसको मैं लगाया हुआ। और मज़े की बात यह है कि इसका कमाल ये है इस पानी का कि ये जिस तरह अंग्रेज़ों ने इसका बनाया हुआ है, क्या कहते हैं ये इसको हम पानी वाला तालाब कहते हैं या अपना वाटर वर्क्स लाहौर, ये गर्मियों में पानी ठंडा बर्फ़ आता है। अगर आप कभी जाएं ना उस बिल्डिंग में जहाँ ये ऊपर छत के ऊपर हैं वो टैंक्स लोहे की जिसमें पानी होता है, तो नीचे इस तरह लगता है हवा जब आती है कि ये एयर कंडीशनिंग से भी ज़्यादा ठंडा कर देता है। इट्स अमेजिंग। तो गर्मियों में पानी उसका ठंडा आता है और सर्दियों में पानी जो है वो नीम गर्म सा हो जाता है। जो हमारी हवेली थी वहाँ वो हमसे एक्वायर करके तो उसकी जगह हमें ये दे दी। ठीक है, तो इसके दो हिस्से थे। जहाँ आप बैठी हुई हैं इस वक्त, ये जनान खाना था और ऑपोजिट जहाँ अब पार्किंग सी बनी हुई है ये मर्दान खाना था। ये क्रॉस द रोड भी इसका ही हिस्सा था, इसीलिए सड़क का नाम जो है बाज़ार बारूद खाना है। अच्छा सर, ये जो हमारी हवेली है, इस पे मैं चाहती हूँ कि आप हमें उन फेमस सेलिब्रिटीज़ के नाम बताएं
नॉट ओनली पाकिस्तानी बल्कि ओवरसीज़ भी जो यहाँ पर आए और आपको मिले, उनकी पिक्चर्स भी आपकी हवेली पे लगी हुई हैं, उनके नेम्स भी। बहुत सारे लोग थे, बस जो भी आया अपने उसमें स्टार्स भी थे, इंडियन स्टार्स भी बहुत सारे थे जो आए यहाँ मेरे पास रहे। दोस्ती भी नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ मेरा बहुत प्यार है, वो अब हमेशा आते हैं अपने बीवी बच्चों के साथ, मेरे पास ही ठहरते हैं जब भी ठहरते हैं। आमिर और किरण भी यहाँ मेरे पास ठहरे, और बहुत से उनके स्टार जो हैं वो सब आए हुए हैं उसके सब। लेकिन सबसे बड़ी स्टार जो यहाँ, जो मुझे हमेशा जो मैं समझता हूँ कि एक मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर था, वो जब कायद आज़म की बेटी आई थी यहाँ, वो एक और ही चीज़ थी। ये चीज़ें तो बाकी लोग तो आते जाते रहते, बाकी लोग तो आते ही जाते रहेंगे। ठीक है सर, अभी हम ये बात करना चाहेंगे कि इंडिया वालों ने आपके एक रिसेंटली पास ही आप लोगों का एक शाही मोहल्ला है जिसको ज़्यादातर डायमंड मार्केट के हवाले से जाना जाता है, और सेम नेम के साथ एक मूवी नेटफ्लिक्स पे बनाई गई। तो आपकी जानब से स्टेटमेंट आई कि वो मूवी जो थी वो फैंटेसी थी, इतनी रियल नहीं थी जो 1920s में हुआ था। इतनी रियल नहीं, वो बिल्कुल ही रियल नहीं। उसकी कहानी में 0% भी जो है ना वो सच्चाई नहीं थी। इट वॉज सो रॉन्गली मेड। और उनसे कहा गया था, उनका जो राइटर आया था यहाँ, तो उनसे कहा गया था कि ये आपने जो कहानी बनाई है ये तो यहाँ की है ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं, हमें तो सिर्फ हीरा मंडी का हम नाम यूज़ करना चाहते हैं क्योंकि ये बड़ा कमर्शियल नाम है। उन्होंने एक जो मुझे तो वैसे भी वो बंसी लाल जो है कुछ इतना मुझे नहीं है, अट्रैक्ट नहीं करती उसकी को फिल्मेशन में, मैंने को ख़ास नहीं देखी। उसकी एक फ़िल्म थी जो भी उसका नाम था वो हाँ देवदास। मुझे कुछ दोस्त में लंदन में था जब भी रिलीज़ हुई तो देखने के लिए ले गए। आई टेल यू ऑनेस्टली, मैं आधे घंटे के बाद मैंने कहा यार मैं जाना चाहता हूँ। इसलिए कि देखिए आप बाहर आ गए और आपने देवदास नहीं देखी। हाफ टाइम पे फिर मैं वहाँ से निकला, मैंने कहा मैं तो मज़ीद और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता इसको। इसलिए कि मैं जब मुझे ये दिखाया जाता है कि एक कलकत्ते की तवायफ का घर जो है वो क्वीन एलिज़ाबेथ के घर से बड़ा है, और क्वीन एलिज़ाबेथ के अगर घर में 100 शैंडल हैं तो उसमें को 500 शैंडल है। मतलब कि फैंटेसी की भी कोई हद होती है। लोग कहते हैं खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत, ठीक है यार, तो मेरा मतलब है अब इसी तरह हीरा मंडी के साथ सारा जितना लखनऊ और दिल्ली का कल्चर था वो यहाँ दिखा दिया। ये पंजाब है भाई, बिल्कुल। और यहाँ कोई ऐसी तहरीक नहीं चली कि जो तवायफें थीं उन्होंने ये कोई अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कोई तहरीक चलाई हो या कोई इस तरह की कोई चीज़, ये सब एब्सोल्युटली बिल्कुल इट्स ऑल फास्ट। और दूसरी बात यह है कि द होल कॉन्सेप्ट ऑफ हीरा मंडी इज़ कम्प्लीटली मिसअंडरस्टूड इन द फर्स्ट बिग। हीरा मंडी से लोग समझते हैं कि यहाँ हीरे जो हैं उनको आप औरतों से करते हैं कि भी एक एक जो यहाँ तवायफ है वो हीरा, बिल्कुल नहीं। हीरा मंडी जो थी वो हीरा सिंह के नाम पे थी, और हीरा सिंह जो था यहाँ पास ही हमारे है हवेली ध्यान सिंह, ये महाराजा रंजीत सिंह का प्राइम मिनिस्टर था, उसका बेटा था जो बहुत जिसको रंजीत सिंह प्यार करता था। और उसके यहाँ इस जो ये जगह थी उसने यहाँ स्टोर बनाए हुए थे जहाँ के फूड ग्रेन स्टोर करते हैं, ठीक है, गोदाम थे ये उसको कहते हैं, स्टोरेज के गोदाम। और ये उसकी प्रॉपर्टी थी और उसको वहाँ से किराया शराया ही आता था। और और यहाँ ये फिर जो तवायफ़ें थीं वो बिल्कुल मौजूद थी, लेकिन तवाइफ़ों को कंपेयर करना जो था और तवाइफ़ों के ख़िलाफ़ जो सारी चीज़ जो क्योंकि जब अंग्रेज़ आए उन्होंने हर किस्म का आपका कल्चर ख़त्म कर दिया। उन्होंने फ़ारसी हमारी ज़बान थी उसको ख़त्म किया पहले, फिर हर चीज़ जो इंडियन थी उसको कहते थे ये ख़राब है, तो ये गलत है, ये ना करो, सारा आपका सिलेबस चेंज कर दिया। आप जो भी उन्होंने, ज़ाहिर बात है उनको हुक्मरान थे, वो आप पे हुकूमत करने आए थे, आपने उनको ये मौका दिया, उन्होंने की। फिर अगर इंडिया वालों को नहीं था पता आपसे पूछ लेते, आपसे नहीं उन्होंने पूछा, उन्होंने नहीं वो जो मर्जी पूछते बाजते उन्होंने वही करना था जो उन्होंने करना था। ठीक। अच्छा सर, कुछ खान साहब की बात हो जाए, आपके बचपन की बात हो जाए, आपका खान साहब का बचपन इकट्ठे गुजरा और इमरान खान साहब आपका बचपन मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही खान के साथ, जो फेमस खान थे वो खान साहब ही थे, गुजरा, उन्हीं की बात हम कर रहे हैं। तो अच्छा सर ये बताएं कि बचपन की कुछ यादें आज हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर आप डिस्कस करना चाहें। अपना खूबसूरत जो यादें हैं जो मैं मिस करता हूँ, जो हमारा एक तो हमारा शिकार जो हम जाया करते थे,
और दूसरा जो नॉर्दर्न एरियाज़ में हम जाते थे, ट्रैकिंग करते थे वहाँ 15-15 दिन से। हाँ, सारा पाकिस्तान ही हमने। उसकी वजह ये थी कि हमारे जो स्कूल के एक टीचर थे मिस्टर लैंग, अंग्रेज़ थे वो, और मेरे मुताबिक मैंने हमेशा ये कहा है कि अगर मैंने ज़िंदगी में कोई वली देखा है तो वो वही था। उनकी उम्र 101 साल की एज में वो फौत हुए यहाँ लाहौर में ही वो, और HSN में ही उनके लिए मखसूस एक जगह ओल्ड स्टूडेंट्स ने बहुत डेड। उन्होंने सारी ज़िंदगी सिर्फ पढ़ाया ही है, और वो भी पाकिस्तानियों को। पहले HSN में कितने साल पढ़ाया, फिर रज़मक में उनको भेज दिया एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, एक ये ट्राइबल एरिया में, वहाँ किडनैप भी हो गए एक दफ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर उन्होंने अपनी आखिरी उम्र में उन्होंने चित्राल में जाके एक स्कूल बनाया जो अब कॉलेज है, और वहाँ आप देखिए कि चित्राल जैसी बैकवर्ड जगह पे कई 100 लड़के और लड़कियाँ FSC के स्टूडेंट्स वहाँ तैयार होते हैं, और उनको सारी ज़िंदगी जो था यही एक ये शौक़ रहा है। और उन्होंने वो ये करते थे, जब HSN में थे ना, तो वो ये करते थे कि जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो उससे कोई 10 दिन 15 दिन पहले वो एक नोटिस बोर्ड पे लगा देते थे कि भाई मैं ये फ़लाँ जगह का ट्रैक लेके जा रहा हूँ, जिसने भी जाना है तो नाम अपना लिखते वहाँ। तो हम अमूमन कोई 30-40 जो लड़के थे हम जाते थे, और वो बहुत ही प्लेजर होता था, वॉकिंग एंड सी। अब तो मैं जब देखता हूँ दिल मेरा बहुत करता है कि मैं उन जगहों पे दोबारा जाऊँ, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि तबाही मच रही है वहाँ, घर और इस किस्म की हॉरेबल चीज़ें। अभी एक होटल वहाँ हुंजा में इन्होंने बंद कराया है, जो सारा गंद जो था उसके अंदर लेक के अंदर वो अताबाद लेक में। वैसे कैसे स्टूडेंट थे आप भी, खान साहब भी, आप लोग इकट्ठे HSN में पढ़ते थे? इमरान मेरे से एक साल वो तो जूनियर थे। हाँ जी, एक साल जूनियर था, लेकिन मैं तो बड़ा ही शैतान था और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अच्छा, और खान साहब पढ़ाई में देते थे ध्यान? खान साहब देते होंगे, मैं उनकी क्लास में नहीं था, लेकिन हाँ होता है ना, पोजीशन होल्डर होता है एक बच्चा है, उसके बारे में पता होता है यार ये तो पोजीशन लेके छोड़ता है। पोजीशन, हाँ, ये मुझे याद नहीं पोजीशन। आई थिंक ही वाज ऑलवेज इन द फर्स्ट 5 or 6। हाँ, राइट। अच्छा, खान साहब क्रिकेट बहुत शौक से खेला करते थे, आप स्क्वॉश बहुत फेवरेट तरीके से खेलते थे, तो कभी आपने खान साहब को क्लीन बोर्ड किया हो? नहीं, मैं तो क्रिकेट नहीं खेली नहीं कभी, लेकिन ये मैं तुम्हें बताऊँ बड़ी फ़नी बात है, मैं सारी ज़िंदगी HSN में भी स्क्वॉश खेली, फिर बाद इमरान ने कभी स्क्वॉश नहीं खेली। एक दिन मैंने उसे कहा चलो आओ स्क्वॉश खेलते हैं। अच्छा, ठीक है। मैंने कहा अच्छा मैं इसको फेंटी तो लगाऊंगा। यकीन करो तो इतनी फेंटी उसने मुझे लगाई कि मैंने कहा भैया क्या मैं करूँ। हालांकि खान साहब ने पहले नहीं था ये खेला, नहीं पहले नहीं, और आपने उनको चैलेंज किया? चैलेंज नहीं किया, मैंने कहा वैसे ही चलो एक्सरसाइज शुरू में फ्रेंड्स कह देते हैं। तो ये एक्चुअली ये जो होता है ना, एक एथलीट और एक बंदा जो स्पोर्ट्समैन हो, तो उसके अंदर क्योंकि बेसिकली वो भी बैट बॉल है और रैकेट भी और बॉल, तो उसको सेंस बहुत, तो 1-2-4 मिनट स्पिरिट है उनके अंदर, 10-15-20 मिनट उसने खेली तो उसको समझ आ गई कि ये गेम क्या है। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, आपने खान साहब को एज अ दोस्त देखा, फिर आप उनके साथ पढ़ते भी रहे, फिर आपने उनको एज अ क्रिकेटर भी देखा, फिर आपने उनको एज अ पॉलिटिशियन भी देखा। आप क्या समझते हैं कि किस रोल में ज़्यादा फिट बैठते हैं खान साहब? आई थिंक हर रोल में ही जो बंदा सक्सेस हो, सक्सेसफुल हो, आप यू मे लाइक हिम और डिसलाइक हिम, यू मे अग्री विद दिस पॉलिटिक्स और नॉट। मैं उनकी जो पॉलिटिक्स थी, मैं उनकी हर चीज़ से वो अग्री नहीं करता था। ख़ास तौर पे मैं समझता था उनके जो लोग हैं, जो उनके पार्टी के मेंबर हैं, वो बिल्कुल ही उन्होंने जो एक चेंज आना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं आया। और उनकी गर्दनें जो थी वो अकड़ी हुई थी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। उनका तो उनके PTI का काम तो ये होना चाहिए था कि लोगों की खिदमत करें। खान साहब ने आई सपोज़ कुछ अपने तौर के ऊपर कुछ किया हो या नहीं, लेकिन जो सारी जो पार्टी थी वो जो उनका सेटअप था, जिन लोगों को आगे लेके आए, वो लोग तो बिल्कुल ही इस काबिल नहीं थे। लेकिन बाकी आई थिंक पॉजिटिव पर ही डिड मेक अ सक्सेस, ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ही वन द वर्ल्ड कप, ही मेड शौकत खानम, जो कि लोग कहते थे बिल्कुल बनेगा तो चलेगा नहीं, अब नमल यूनिवर्सिटी। तो ये चीज़ें, ही हैज़ बीन अ सक्सेस इन हिज लाइफ। सर, काफ़ी अर्से से खान साहब जेल में है, कैसा फील होता आपको? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
इजाज़त होनी चाहिए कि किसी की भी कोई भी हो, मतलब कि कुछ किसी भी पॉलिटिकल लीडर, अगर नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई थी तो वो भी गलत बात थी, वो नहीं होनी चाहिए थी। उसकी भी इंसान के साथ हो, ख़ास तौर पे एक पॉलिटिकल इंसान के साथ हो, तो ये गलत है। यानी बेनज़ीर के साथ भी बहुत ज़्यादतियाँ हुई, नवाज शरीफ के साथ भी बहुत ज़्यादतियाँ हुई। आखिरी मुलाकात आपकी कब हुई थी उनके साथ? आखिरी मुलाकात तभी हुई थी जब ये आफ्टर ही गॉट, जब ये घर पे ही था यहाँ। क्या समझते हैं कब तक वापस आ जाएंगे? क्या कहा जा सकता है, ये तो बड़ी गेम है। बड़ी। अच्छा, थोड़ा सा ज़रा खान साहब की लाइफ की तरफ जाते हैं। खान साहब के हवाले से ये खबरें बहुत गर्दिश की कि खान साहब ने भी और आपने भी बहुत सी लड़कियों के दिल तोड़े थे। ऐसा तो था, तो कुछ आप शेयर करना चाहिए। आजकल की लड़कियों के दिल नहीं टूटते, वो खुद तोड़ती हैं दिल। यानी कि आजकल की लड़कियां जो है वो खुद दिल तोड़ देती हैं। लेकिन सर जब आप मतलब अपने बैचलर्स में थे तब तो मेरा मैं ख्याल तो से अभी भी बैचलर हूँ। मैं तो बैचलर हूँ। सही है। और खान साहब ने इतनी लड़कियों के दिल क्यों तोड़े? आप लोग फिर कहते हैं कि लड़कियां खान साहब के पीछे ये आप उनसे पूछिएगा जब वो आप तो फ्रेंड है ना, आप बताएं थोड़ा सा। मैं तो नहीं समझता कि कोई ऐसा कोई ज़्यादा लाइफ में बाकी ठीक है। ही इज़ अ फेमस मैन। लड़कियां हमेशा ही उनको बहुत पसंद करती रही, आज भी करती हैं, कल भी करती थी, और सारी दुनिया में क्या कहते हैं उसकी एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। उसको कोई क्या बंदा कह सकता है। ठीक। बुशरा बीबी से कभी मुलाकात हुई? हाँ बिल्कुल हुई। कैसा पाया आपने? माशाल्लाह बिल्कुल फ़ाइन लेडी। वैसे तो वो पर्दा ही करती हैं, लेकिन मेरा जब भी कभी इत्तेफाक हुआ, कभी कभी मैं चला जाता था, क्योंकि जब से इमरान बिकेम प्राइम मिनिस्टर ही वॉज वेरी बिज़ी, तो मैं भी ज़्यादा कोई तो तंग नहीं करता था, अब क्या कहते हैं उनको। तो कभी महीने में एक दफ़ा एक दिन चले गए, तो एक रात रह लिया उनके पास, वो इजी होता था, गप मार ली, खाना खा लिया, तो दूसरे दिन वो दफ्तर चले गए, सुबह मैं वापस आ गया लाहौर, इसी तरह होता था। तो नहीं, बड़ा अच्छा एक बात थी कि उनके घर में इवन व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर, तो कोई नौकर उनके पास वो दो ही होते थे। एक उनका बहरा था और आई थिंक एक वो भाभी की मुलाजमाएँ थी, दो जो खाना वाना पका, बस। और कोई नोबडी वाज अलाउड टू कम इन। कोई सरकारी मुलाजिम या कोई इस तरह की कोई चीज़ वो नहीं थी। सुबह वो उठ के तो बस यूज्ड टू गो टू ऑफिस। और उसकी अपनी लाइफ में भी कोई मैंने ये नोट किया था कि कोई एंटरटेनमेंट या कोई होता ना, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, बाहर चले जाओ, खाना खा लो, ये कर लो, नेवर। दफ्तर घर, दफ्तर घर, दफ्तर, यही उसकी रूटीन थी। यानी कि जो एंजॉय करना था उन्होंने अपने बच्चों ने नॉर्दर्न एरिया तो ये ज़रूरी तो नहीं ना, मैं मतलब एंजॉयमेंट जो है वो भी आपकी विद टाइम चेंज होती है। हाँ, एज के मुताबिक। एज के मुताबिक अब वो, क्योंकि एक चीज़ थी, एक घर था जो उसने अपनी शौक से बनाया था, प्लांटेशन की वहाँ, तो बड़ा वो ही वॉज ऑलवेज वेरी हैप्पी कि भी ये देखो ये एवोकाडोस लगे हुए हैं। कंजूसी करता था, किसी को देता नहीं था। तो मैं तो जब जाता था मैं उठा के कंजूसी करते थे। दोस्त ने भी गवाही दे दी। सर जाते जाते कोई यंगस्टर्स के लिए मैसेज? यंगस्टर्स के लिए मैसेज यही है कि अब हालात का जायज़ा लें, देखें कि सारी दुनिया में क्या हो रहा है और हम कहाँ खड़े हैं। और देखें, नौजवानों से मेरा यही है कि ये मुल्क भी नौजवानों ने बनाया था। जब नौजवान चला है कायदे आज़म के साथ, तो तब ही पाकिस्तान बना। तो अब पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त है, इसको हमारे नौजवान ही इस सारी जो हमारी जो कबाहतें हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर कर सकते हैं। सो पढ़ें, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाएं, खुददार इंसान बनाएं, एक ऑनेस्ट बनाएं। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, आजकल के ज़माने में खुददार होना, आजकल के ज़माने में ऑनेस्ट होना को लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि करप्शन हमारे हर जगह पहुंच चुकी है, और अब करप्शन, अब तो मेरा मतलब है कि किसी दोस्त से कहो ना, कोई सरकारी अफसर थे कि यार फ़लाने अपने जूनियर से कह दो, वो कहता है यार वो पैसे लेता, उसको पैसे ही दे दो, वरना उसने काम नहीं करना। लिटरली, आई मीन इट्स नॉट, अगर आपने पैसे, यू आर इन ए पोजीशन टू मेक मनी और आपने नहीं बनाए,
तो फिर लोग समझते हैं कि आप बेवकूफ़ हैं। तो ये मेरी गुजारिश है कि मुल्क तभी तरक्की करते हैं या मुल्क तभी कुछ किसी जगह पे पहुंचते हैं। इफ़ यू वांट टू बी प्राउड ऑफ योर कंट्री, फिर आप यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। ठीक, चलिए सर, बहुत शुक्रिया वंस अगेन। आपका पॉडकास्ट करके बहुत अच्छा लगा, और बहुत से यंगस्टर्स जो हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।